वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पिछले दो लेक्चर्स जो हमारा सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शंस का चल रहा था उसके अंदर हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके थे, यानी कि हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस करी थी। पूरी प्रोकैरियोटिक सेल को हम यहाँ पर देख चुके थे, सेल थ्योरी क्या होती है, ये सारी बेसिक चीज़ें हम देख चुके थे। एनसीईआरटी से हम कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे में इस सीरीज़ को आपको फॉलो करना, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी के एक एक लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए। साथ ही ये 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हम देखने वाले सेल वाल के बारे में। आपको पता है सेल वाल जो होती है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल के अंदर सेल वाल जो होती है वो एब्सेंट होती है। प्लांट के जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सेल वाल होती है। बैक्टीरिया की जो होती है वो भी अगर हम बात करें तो सेल वाल बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। हमने देखा था कि उनके ऊपर सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है वो ग्लाइकोकेलिक्स होती है, जो पॉलीसेकेराइड्स की बना हुआ होता है। वहीं पर उसके बाद सेकंड कवरिंग जो होती है वो सेल वाल होती है। तो सेल वाल जो होती है ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है, एक तो ये हार्ड होती है और हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन इलास्टिक होती है। तो हार्ड होती है, नॉन इलास्टिक होती है, इस वजह से ये एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। जिस भी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है और एक टफ लेयर की तरह काम करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज यू मे रिकॉल ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वाल। तो सेल वाल कैसा है, नॉन लिविंग है, ध्यान रखना है, और रिजिड होता है। नॉन लिविंग होता है और रिजिड होता है, अच्छे से याद रखना है। सेल वाल फॉर्म्स आउटर मोस्ट कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। तो फंजाई की अगर हम बात करें और प्लांट्स की बात करें तो इनके ऊपर बाहर पाई जाती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कौन पाई जाती है, सेल वाल पाई जाती है। फंजाई की सेल वाल जो होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है, काइटिन की, इसको फंगल सेलुलोज भी हम कहते हैं। और प्लांट्स की जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो ध्यान रखना है आपको। सेल वाल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। तो किन किन चीजों से, फंक्शन क्या है सेल वाल का, यहाँ पर सेल वाल का एक तो शेप प्रोवाइड करना, उसके बाद में सेल को प्रोटेक्ट करने का काम होता है और मैकेनिकल डैमेज से बचाने का काम करती है, साथ में ही सेल को इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। तो ये सारे काम हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। तो सेल और एक सेल से दूसरे सेल से इंटरेक्शन करवाने का काम करती है। एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। और जो जिन मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि बड़े बड़े हैं, उनको ये क्या अंदर नहीं आने देती है। ये नॉर्मली हम बात करें तो इससे आ सकते हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो आ सकते हैं, पर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको ये पास नहीं होने देती है। अगर एल्गी की सेल वाल की बात करें, एल्गी है सेल वाल मेड अप ऑफ, याद रखना किन किन चीजों की बनी होती है, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये चीजें याद रखना है। तो आपको सेलुलोज मेन होता है, गैलेक्टन्स भी पाया जाता है उसके अंदर, मेनन्स भी पाया जाता है, और कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हुआ ये भी आपका पाया जाता है। अच्छे से याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन है, आपको बिल्कुल याद रखना है। वाइल अगर प्लांट्स की हम बात करें, ये हमने एल्गी की बात करी, एल्गी जो होते हैं वो लोअर प्लांट्स होते हैं, जबकि ये हम प्लांट्स की यहाँ पर हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो इनके अंदर क्या क्या होगा, सेलुलोज तो मेन होता ही है, हेमीसेलुलोज होता है, पेक्टिन्स होता है और प्रोटीन्स होते हैं। तो सेलुलोज हुआ, इसको हम कह सकते हैं CHPP की बनी हुई होती है, हायर प्लांट्स की CHPP की होती है। जबकि एल्गी की अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है, CGM और C, यानी कि C यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात कर रहे हैं मेनली। तो क्या क्या है आपका, सेलुलोज है, गैलेक्टन्स है, मेनन्स है और कैल्शियम कार्बोनेट है एल्गी के अंदर। वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो आपका क्या क्या है यहाँ पर, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, उसके बाद पैक्टिन्स है और प्रोटीन्स है, इन सब की बनी हुई होती है, ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए और क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं सेल वाल की, तो सेल वाल जो होती है, जो यंग प्लांट्स के अंदर शुरुआत में सेल वाल बनती है वो कैसी होती है, प्राइमरी सेल वाल होती है। जो प्राइमरी सेल वाल होती है वो क्या कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है, ध्यान रखना है। प्राइमरी सेल वाल के अंदर ग्रोथ की एबिलिटी होती है, वो ग्रोथ कर सकती है। जबकि अगर हम बात करें विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर एंड द सेकेंडरी सेल वाल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड। ध्यान रखना है, जैसे जैसे अब प्लांट्स क्या होता जाता है, सेल की अगर हम बात करें, उसकी सेल जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है तो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, प्राइमरी जो होती है अब उससे सेकेंडरी का फॉर्मेशन होता जाता है। और सेकेंडरी का फॉर्मेशन जो होता है वो किधर होता है, इनर साइड होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ इसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर, आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी सेल वाल का फॉर्मेशन
जो सेकेंडरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी का फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी का भी फॉर्मेशन होता है, तो किस साइड होता है, तो ध्यान रखना है सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, टुवर्ड्स मेम्ब्रेन होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है पर इसमें भी स्टूडेंट्स कई सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना है। इस वजह से इस लाइन को अच्छे से याद रखना है कि सेकेंडरी सेल वाल की हम बात करें, फिर टर्शियरी बनती है वो मेम्ब्रेन की तरफ बनती है। अगर हम मिडिल लेमिला की बात करें, मिडिल लेमिला क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए दो सेल वाल के बीच में जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है या दो सेल को जो कनेक्ट करने का काम करता है वो एक्चुअल में मिडिल लेमिला वाला पार्ट होता है, ठीक। तो मिडिल लेमिला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट, कहीं थोड़ा बहुत इसमें मैग्नीशियम पैक्टेट का पार्ट भी रहता है, तो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, विच होल्ड्स द ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, यानी कि जो पास की सेल्स होती है आपस में उनको जोड़ने का काम करती है आपके मिडिल लेमिला। ये अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैल्शियम पैक्टेट का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट भी ऑप्शन रहता है इसमें, तो दोनों की आपको याद रखना है। सेल वॉल एंड मिडिल लेमिना may be traversed by plasmadesmata, तो ध्यान रखना है सेल वॉल हुई या मिडिल लेमिला होती है, इनके बीच में क्या पाया जाता है, जैसे आप देखिए ये आपकी एक सेल वॉल है, मान लिया आपने, यहाँ पर ये दूसरी सेल है, ये वाली सेल ये मान ली आपने और ये वाली सेल यहाँ पर मान ली, तो इसमें बीच में सबसे बीच वाला जो आप पार्ट मान रहे हैं, ये सबसे बीच वाला पार्ट जो है वो क्या होता है, मिडिल लेमिला का पार्ट होता है, ठीक। तो इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा कैसे रहते हैं, इस तरीके से कनेक्शन होते हैं सेल के बीच में, इनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होती है, ये इस तरीके के कनेक्शन होते हैं जो कि एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करते हैं मॉलिक्यूल्स को एक सेल से दूसरी सेल में सेल वॉल के थ्रू, तो उसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। और ये बीच में दो सेल के बीच में जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, मिडिल लेमिला कहते हैं, ध्यान रखना है, मिडिल लेमिली। ये छोटी छोटी चीजें हैं, सारी याद रखना है। अब यहाँ पर से क्या चीज निकल के आई वो चीज आपको मेन याद रखना है, एक बॉक्स की तरह आपको बना लेना है और वहां पर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर। तो देखिए एक चीज यहाँ से निकल के आई है जिसको आपको ध्यान रखना है, क्लियर। क्या आया है कि जो प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, मेन तो सेलुलोज होता है। अब प्लांट्स में हम दो तरीके के प्लांट्स देख रहे हैं, एक हायर प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, हायर प्लांट्स की सेल वॉल, और एक हम एल्गी की बात कर रहे हैं जो एल्गी में हम लोअर प्लांट्स में मानते हैं, ठीक। तो हायर प्लांट्स में क्या है, सेलुलोज, एक तो सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, उसके बाद में टेक्टिन है प्लस प्रोटीन है। ये चार चीजें यहाँ पर आपको हायर प्लांट्स में देखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं इनकी, यानी कि अगर इसमें हम बात करते हैं एल्गी की, तो इसमें कौन है, सेलुलोज है, सेलुलोज है प्लस गैलेक्टन्स है, गैलेक्टन्स है प्लस मेनन्स है प्लस कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको एल्गी में निकल के आई है। अगर हम बात करें फंजाई की सेल वॉल, यानी कि फंगस कवक की किसकी बनी होती है, तो फंजाई की अगर हम बात करें तो ये काइटिन की बनी हुई होती है, तो काइटिन की सेल वॉल होती है फंजाई में। अगर हम बात करें बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट की, बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की ये बनी हुई होती है। वहीं अगर हम बात करें सेल वॉल की, अगर जैसे आपसे पूछा जाए कुछ प्रोटिस्टन की, अगर आप पूछा जाए प्रोटिस्टा के अंदर, कुछ प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल होती है, कुछ के अंदर नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाए डायटम्स की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, डायटम्स, तो ध्यान रखना इनमें सिलिका की सेल वॉल बनी हुई होती है, तो सिलिका की बनी हुई होती है, क्लियर। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है आपकी, ओके। वहीं अगर आपसे जैसे और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सेलुलोज की आपकी मिलती है सेल वॉल, तो यहाँ पर इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये इतनी चीजें निकल के आई है कि हायर प्लांट्स में सेलुलोज की बनी हुई होती है, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन रहता है। एल्गी के अंदर सेलुलोज होता है, गैलेक्टन्स होता है, मेनन्स होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फंजाई के अंदर काइटिन होता है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। डायटम्स के अंदर आपके सिलिका रहती है। इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है, ओके। ठीक, वापस हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो सेल वॉल हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम।
अगला टॉपिक क्या है आपका, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। नाम से पता चल रहा है, एंडो मतलब अंदर की तरफ, और पूरा अंदर बना हुआ है मेम्ब्रेन ही मेम्ब्रेन का, ऐसा सिस्टम सेल के अंदर जो सेल के अंदर है और साथ में ही पूरा मेम्ब्रेन का बना हुआ है, मेम्ब्रेन ही मेम्ब्रेन से बना हुआ, उसको हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहेंगे। तो देखिए, व्हाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, क्या लिखा है, व्हाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स फंक्शन। अगर हम बात करें उसके स्ट्रक्चर में और फंक्शन में, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, पर फिर भी वो क्या कर सकते हैं, एक तरीके से मिलजुल कर काम करते हैं। तो देखिए, मेनी ऑफ दिस आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं और पूरे मेम्ब्रेन के बने हुए होते हैं, क्योंकि ये एक साथ मिलकर फंक्शन एज कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं। द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इंक्लूड, कौन कौन आता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में, पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि बताइए कौन कौन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है। तो आपको ये चीज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, कौन कौन है। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, तो पहला हो गया। दूसरा है गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तीसरा है लाइजोसोम और चौथा है वैक्यूल। तो ये चार ही होते हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की तरह काम करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, और कोई सा भी कोऑर्डिनेटेड मैनर में यानी कि इस तरीके से एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में नहीं आता है। अच्छे से याद रखना चारों को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी हुआ, लाइजोसोम हुआ और वैक्यूल हुआ। क्लियर। देखिए, सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, इनका काम कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम नहीं करना होता है। विद द एबव कंपोनेंट दिस आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। और इस वजह से देखो, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और अगर हम बात करें इसकी पेरोक्सिसोम की, तीनों भी कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, काम तो करते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में। जब आप फोटो रेस्पिरेशन देखते हैं, फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम जब देखते हैं प्लांट्स के अंदर, तो उसमें तीनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, पर यहां पर इनके साथ काम नहीं करते। ध्यान रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी यानी कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के साथ काम नहीं करते, इस वजह से उनको हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में नहीं ले रहे हैं। काम कोऑर्डिनेटेड मैनर में वो भी करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ध्यान रखना है सारी चीज, ओके। तो ये इस वजह से आपको हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में केवल चार सेल ऑर्गेनेल को लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, गोल्जी बॉडी को, लाइजोसोम को और वैक्यूल्स को, ओके। अब देखिए यहाँ पर इन चारों को हमें देखना है किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले तो ये जो आपको डायग्राम दे रखा है इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये आपका न्यूक्लियस है, ये क्या आपका न्यूक्लियस है सेल का, ठीक। न्यूक्लियस के ऊपर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डबल मेम्ब्रेनस होती है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स होते हैं इस तरीके के, ये न्यूक्लियर पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक, ओके। अब ये न्यूक्लियर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इससे डायरेक्टली लगा हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इस तरीके से। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपके राइबोसोम पाए जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक। अगर राइबोसोम पाए जाते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इस पे राइबोसोम नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। ये आपको इसका डायग्राम दे रखा है, ध्यान रखना है। तो ये आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट दे रखा है। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ पर समझते हैं कि क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, NCERT क्या कहती है उसके बारे में, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में NCERT क्या बोलती है। तो देखिए, सबसे पहले समझना, जैसे हमने एक चीज़ देखी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से एक नली का बना होता है, एक ट्यूबल्स का बना हुआ था, मेम्ब्रेन का बना हुआ होता, हम ये कह सकते हैं। अगर इस मेम्ब्रेन के ऊपर रफ, हम ये कहेंगे राइबोसोम्स अगर पाए जाते हैं तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर राइबोसोम एब्सेंट रहते हैं तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब स्टडी की गई यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो ये पता चला कि एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर, एक जाल जैसा, रेटिकुलम जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है सेल के अंदर, और उस ट्यूबलर, छोटे से टीनी ट्यूबलर स्ट्रक्चर को जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ रहता है उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ट्यूबलर स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है सेल के, ठीक। हेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, यानी कि इस तरीके से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में सेल को डिवाइड कर देता है। एक को हम कहते हैं ल्यूमिनल यानी कि जो इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उसको ल्यूमिनल कहेंगे, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर। समझना,
ये मान लो जाल है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक ठीक। इसके अंदर वाला पार्ट जो है इसको हम क्या कहेंगे, ल्यूमिनल वाला पार्ट, यानी कि इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला क्या होगा, ल्यूमिनल वाला पार्ट होगा, इसको हम ल्यूमिनल कहते हैं। और ये जो बाहर है यानी कि साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। इस तरीके से दो कंपार्टमेंट में इसको डिवाइड कर देता है, ठीक। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज राइबोसोम अटैच टू द देयर आउटर सरफेस। अगर उसके ऊपर अक्सर राइबोसोम अटैच होते हैं, अगर वो पाया जाता है इस तरीके का, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेयरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसको हम क्या कहते हैं, RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक। तो इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अगर उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है, ध्यान रखना है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको पता है कि राइबोसोम्स को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये ऑलरेडी हम जेनेटिक्स के अंदर देख चुके हैं कि राइबोसोम्स जो होता है वो किस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्रोटीन फॉर्मेशन वाले, ट्रांसक्रिप्शन वाले, ट्रांसलेशन वाले, रेप्लिकेशन वाले, DNA पैकेजिंग वाले, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर हमारे जो थे उनको जरूर देखें अगर आपने देखे नहीं है तो देखिए, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या काम करता है, तो ये मेनली क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, यानी कि मेनली प्रोटीन का फॉर्मेशन का काम करता है और साथ ही सिक्रेशन का काम करता है। तो कोई भी सिक्रेशन का काम हुआ, प्रोटीन का फॉर्मेशन का काम हुआ, ये किसका होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर में लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अभी हमने देखा था डायग्राम के अंदर कि ये न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके साथ कंटिन्यूअस रहता है, ओके। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसका काम क्या है, इसमें आपको पता है राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, तो इसका मेन काम क्या है, लिपिड की सिंथेसिस करना। अच्छे से नोट कर लेना ये चीज भी कि लिपिड की सिंथेसिस का काम करता है। साथ ही अगर एनिमल सेल के अंदर बात करते हैं तो लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन जो होते हैं, स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं जो कि लिपिड की तरह ही हम कह सकते हैं लिपिड के बने होते हैं, स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं। कई सारे स्टेरॉइड हार्मोन है जिससे हमारे सेक्स कोर्टिकोल्स जो होते हैं, अगर हम बात करें एंड्रोजन की बात करें, ह्यूमंस के अंदर मेल के अंदर एंड्रोजन होता है, फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, ये किसके बने होते हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं। तो इनको इनका सिंथेसिस का काम जो करता है मेनली वो कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो ध्यान रखना है आपको, ये स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो होते हैं इनके सिंथेसिस का काम कौन करता है, आपका ये करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। तो यहाँ तक यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जितनी चीजें एनसीईआरटी के अंदर है सारी क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ध्यान रखना। एनसीईआरटी आपके नीट के अंदर मैक्सिमम चीजें वही आती है जो एनसीईआरटी में है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। पर यहाँ पर जरूरत यह है कि ये लाइनें हैं इनको समझा जाए। समझा या नहीं कि आप डायरेक्टली आप पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ना पड़ेगा। हम इसी वजह से यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, तो उसमें कुछ वो चीजें भी डिस्कस कर रहे हैं जो आप नहीं जानते हैं। तो एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है कि आप बहुत सारी नॉलेज ले ले और यहीं पर MBBS कर ले, आप यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पे केवल सिलेक्शन करना है, MBBS आपको कॉलेज में ही करना है जाके, तो उस हिसाब से आप पढ़ें बिल्कुल, ओके। अगला देखिए, गोल्जी बॉडी की हम बात करें। पहले गोल्जी बॉडी का एक डायग्राम जो दे रखा है इसको आप देख लें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अगर गोल्जी बॉडी की हम बात करें तो ये भी न्यूक्लियस के पास में ही पाई जाती है, जहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास में ही आपकी गोल्जी बॉडी भी पाई जाती है। पर गोल्जी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट्स पूछी जाती है कि गोल्जी बॉडी कैसी बनी होती है। ये भी ट्यूबल्स की बनी होती है और इन ट्यूबल्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, ध्यान रखना। ये ट्यूबल्स हालांकि अलग अलग भी हो सकती हैं, वेसाइकल के फॉर्म में भी हो सकती है। वेसाइकल यानी कि इस तरीके का स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। सिस्टर्नी जो होती है इस तरीके की, आपकी ये जो एक सिस्टर्नी है इस तरीके की, तो ये शेप जो है सिलेंड्रिकल शेप, ये सिस्टर्नी का शेप है। ऐसे ही आपके लेमिली दिखाई देती है, तो ये एक्सटेंशन कैसा भी हो सकता है इसका, पर मेन सिस्टर्नी होता है, ध्यान रखना है। तो आपकी सिंपल सा पूछा जाता है कि गोल्जी बॉडी की यूनिट्स क्या है, किन से गोल्जी बॉडी बनी हुई होती है, तो इस तरीके की देखिए कई सारी सिस्टर्नी एक साथ अरेंज होती है, उनसे गोल्जी बॉडी बनी होती है। तो पहली चीज है आपको ध्यान रखना है, गोल्जी बॉडी के दो फेजेस होते हैं, ध्यान रखना है। इसके दो फेजेस होते हैं, एक इधर साइड फेज होता है जहां जो न्यूक्लियस के पास होता है, या फिर हम ये कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पार्ट के पास होता है, जो कि प्रोटीन जिधर साइड से एंट्री करता है इसके अंदर, यहां से जो प्रोडक्ट एक्चुअल में जो प्रोटीन बना है वो यहां से एंट्री करता है, ये वाला फेज होता है। और एक वाला ये फेज होता है जो दूर की तरफ होता है, न्यूक्लियस से दूर की तरफ का फेज होता है। तो दो फेज होते हैं गोल्जी बॉडी के, अच्छे से याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। पहला फेज जो न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, इसको अब इन फेजेस का नाम याद रखना है जो आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं, अच्छे से याद रखना है, क्लियर। जो नियर फेज होता है न्यूक्लियस के, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स सीस फेज और फॉर्मिंग फेज। इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेज
या फिर सिस फेज, ठीक, या फिर कॉन्वेक्स फेज कहा जाता है। ये अच्छे से नोट कर लेना आप। तो फॉर्मिंग फेज कहा जाता है, सिस फेज कहा जाता है, या फिर कॉन्वेक्स फेज कहा जाता है। इस वाले को क्या कहा जाता है, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि या तो हम फॉर्मिंग की जगह क्या कहेंगे, मैच्योरिंग फेज, इसको मैच्योरिंग फेज कहते हैं, या फिर ट्रांस फेज कहते हैं, ट्रांस फेज कहते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं, कॉनकेव फेज कहते हैं। तो ये चीज पहले आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन चीजों का ध्यान रखें आप अच्छे से। क्लियर। तो गोल्जी बॉडी के दो फेजेस होते हैं। अब एनसीईआरटी के भी देख ले आप क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, वो चीजें पहले डिस्कस करें। कैमिलो गोल्जी साहब की अगर हम बात करें तो कैमिलो गोल्जी साहब ने 1898 के अंदर फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्ट्रेंड, यानी कि काफी ज्यादा हाईली स्ट्रेंड होता है ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, दिस वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम, क्योंकि उन्होंने इनको डिस्कवर किया था, इस वजह से उनके नाम के बेसिस पर इनको गोल्जी बॉडी नाम दे दिया गया। दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट, चपटे डिस्क शेप के हो सकते हैं, सिस्टर्नी से बनी हुई होती है, जिनकी साइज डायमीटर कितना होता है, ध्यान रखना है 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आते हैं आपके। क्लियर। तो इसलिए चीज़ों को नोट करके रखना अच्छे से। उसके बाद दिस आर स्ट्रिक्ट पैरेलल टू ईच अदर, देखो ये एक दूसरे के पैरेलल इस तरीके से स्टिक हुई है। वेराइड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग तरीके के वेरिएशंस पाई जाती है सिस्टर्नी में, कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। तो वेराइड नंबर होते हैं, नंबर्स भी कई सारे कम ज़्यादा हो सकते हैं अलग अलग तरीके की गोल्जी बॉडी में। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स फेस, तो न्यूक्लियस वाला फेस जो होता है उसको हम कॉन्वेक्स फेस कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ओके। अब देखिए आगे, कॉन्वेक्स और सिस फेस कहते हैं। एंड जो आपका दूर वाला फेज होता है, न्यूक्लियस से दूर वाला जो इसका फेज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव फेज कहते हैं, ट्रांस फेज कहते हैं, या मैच्योरिंग फेज कहते हैं। सिस एंड द ट्रांस फेजेस ऑफ द ऑर्गेनेल आर एंटायरली डिफरेंट, एक दूसरे से पूरी तरीके से डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि एक बनाने का, एक की तरफ से एक जो है, एक से प्रोटीन क्या करता है, एंट्री करता है। अभी प्रोटीन जो होता है वो मॉडिफाई नहीं हुआ होता है, वो पहले केवल अभी राइबोसोम्स यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पार्ट ने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पार्ट में केवल प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ और इसके अंदर एंट्री कर जाता है। अब मॉडिफिकेशन होगा और मॉडिफिकेशन के बाद ट्रांसफेज से वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक, अभी हम बात करेंगे उसकी। तो अलग अलग काम होते हैं, चाहे हम उनके काम की बात करें या फिर दिखने में, दोनों तरीके से अलग अलग होते हैं। ठीक, द सिस और ट्रांसफेज। गोल्जी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, ध्यान रखना, पैकेजिंग का काम करता है। क्या मतलब है, आपने देखा है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर जो मशीनें होती है वो क्या करती है, पहले तो प्रोडक्ट को बनाने का काम करती है। तो ये प्रोडक्ट बनाने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर प्रोटीन है सेल के अंदर। तो प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम्स विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इस तरीके से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करें कि वो प्रोटीन बना रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो प्रोटीन को किसी को भी आपको मार्केट में जाके काम करना है एक्चुअल में, जैसे हम किसी भी सामान को मार्केट में बेचते हैं तो उसको पहले पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी पैकेजिंग होगी तो उसको अच्छे लोग, ग्राहक अट्रैक्ट होंगे, सारी चीज़ें ये इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। तो सेम यहाँ पर भी सेल के अंदर ये चीज़ें इन्वॉल्व होती है, पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से यहाँ पर पैकेजिंग करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करती है। उनको जो प्रोटीन्स आए हैं उनका मॉडिफिकेशन करवाने का काम करती है। मटेरियल टू बी डिलीवर्ड एदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल, यानी कि अब जो प्रोटीन बना है इसको कहाँ पर ले जाना है, या तो सेल के अंदर ही कहीं पे इंट्रासेलुलर टारगेट जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर इसको डिलीवर करना है, या फिर सेल के बाहर करना है जहाँ पर रिक्वायरमेंट है उस जगह। तो इसके लिए पैकेजिंग का काम करना है। मटेरियल टू बी पैकेज, जिन मटेरियल को पैकेज किया गया है वो वेसाइकल के फॉर्म में किया जाता है, यानी कि इस तरीके के प्रोटीन जो होते हैं ये इसके अंदर रहते हैं, वेसाइकल के फॉर्म में रहते हैं। तो मटेरियल टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, वेसाइकल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी बॉडी, यानी कि ये गोल्जी बॉडी का सिस फेज है मान लो। ठीक, ये सिस फेज है, तो इसके अंदर आएगी आपकी प्रोटीन और यहाँ से क्या होगा, मॉडिफिकेशन होता होता इधर साइड ट्रांस फेज से निकलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है कि सिस फेज में जब वो आपका फाइनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल्स आए हैं तो वो क्या जाएगा, इसके सिस फेज से जाएगा
और इस तरीके से फ्यूज होगा उससे एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज, और मैच्योरिंग फेज की तरफ मूवमेंट करेगा। दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्जी एपरेटस रिमेन्स इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यही रीजन है कि गोल्जी बॉडी जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पाई जाती है, ताकि वो उससे जो यानी कि प्रोटीन बन के आ रहा है उसको पैकेज कर पाए सही तरीके से। A number of proteins synthesized by the ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transphase। तो इसके पहले इसको क्या किया जाता है, जब ट्रांसफेज से रिलीज करती है गोल्जी बॉडी प्रोटीन को, उससे पहले मॉडिफिकेशन कर देती है, उसका पैकेजिंग का काम कर देती है। गोल्जी एपरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को बनाने का काम जो करता है सेल के अंदर, वो किसका है मेन काम, आपके गोल्जी एपरेटस का है, ये अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक। तो गोल्जी एपरेटस का काम ही मेन है आपका ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को बनाने का, ओके। अगला देखिए लाइजोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, हम एंडोप्लाज्मिक यानी कि हमारा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है उसको यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। तो अगला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, लाइजोसोम। लाइजोसोम के अंदर क्या है, ध्यान रखना है, क्या करता है लाइजोसोम। लाइजोसोम को आपको पता है, इसको ऑटोफेगस ऑर्गन भी कहते हैं या फिर सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, कोई भी सेल्स, अगर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करें सेल के अंदर, वो अगर फंक्शनल नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या कर सकता है, खा सकता है, उसको डाइजेस्ट कर सकता है। डाइजेस्ट क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एसिडिक पीएच पर काम करते हैं, ठीक। तो इसकी वजह से अगर हम ये कह दें कि अगर कोई लाइजोसोम है सेल के अंदर, अगर मान लो फट जाता है, उसकी मेम्ब्रेन अगर फट जाती है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, पूरा जो सेल है वो खत्म हो सकती है। एक सेल की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमारी ह्यूमन सेल पूरी खत्म नहीं होगी, हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल की बनी हुई है हमारी बॉडी, है ना। तो देखिए दिस आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, तो मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, ये जितने भी हम देख रहे हैं सिंगल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्जी बॉडी हुआ, लाइजोसोम हुआ या वैक्यूल हुआ, तो ये सभी, ये क्या है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। वेसाइकल होता है यानी कि इस तरीके से वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ये कब बनता है, जब गोल्जी बॉडी पैकेजिंग का काम करती है, तब इसका फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना है। तो जब गोल्जी बॉडी का, तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइजोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जब गोल्जी बॉडी की पैकेजिंग के दौरान प्रोसेस जो होती है उसमें इसका लाइजोसोम का फॉर्मेशन होता है। द आइसोलेटेड लाइजोसोम वेसाइकल्स जो होते हैं, आइसोलेटेड लाइजोसोमल वेसाइकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, यानी कि कौन कौन से एंजाइम, मेनली जैसे लाइपेज एंजाइम हुआ, प्रोटीएज एंजाइम हुआ, कार्बोहाइड्रेज एंजाइम, ये सारे प्रोटीनियस एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। ऑप्टिमली एक्टिवेट द एसिडिक पीएच, ये एसिडिक पीएच पर काम करते हैं, यानी कि एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, ध्यान रखना है। लगभग कितने पीएच पर, लगभग 5 पीएच पर काम करते हैं, 5 पीएच पर काम करते हैं, यानी कि 5.0 से लगभग 5.8 तक ये एक्टिव मेनली रहते हैं, तो 5 pH पर मेनली काम करते हैं। दिस एंजाइम आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, न्यूक्लिक एसिड को, इनको सबको डाइजेस्ट कर सकते हैं, और इस तरीके की यानी कि डाइजेशन की इनमें हम ये कह सकते हैं एबिलिटी पाई जाती है लाइजोसोम। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑटोफेगस ऑर्गन कहते हैं या फिर सुसाइडल बैग कहा जाता है लाइजोसोम को, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट आपका है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हमने आपको अगर पता हो तो जब हम अभी यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पर भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट वैक्यूल्स देखे थे, ठीक। वहाँ पर कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ की हमने बात करी थी, साइनोफाइजियन स्टार्च की हमने बात करी थी, ग्लाइकोजन की हमने बात करी थी, तो वहाँ पर भी हमने कुछ वैक्यूल्स की बात करी थी। वैक्यूल्स का मेनली काम क्या होता है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसा फूड जो कि अनडाइजेस्टेड फूड मेनली रहता है, उसको क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। ऐसे फूड को, केमिकल को स्टोर करने का काम करता है। तो द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। इट कंटेन्स वाटर, इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक तो वाटर पाया जाता है, सेप पाया जाता है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट पाए जाते हैं, ध्यान रखना, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं, एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल इन द सेल, ऐसे मटेरियल जो कि सेल के अंदर यूजफुल नहीं होते हैं वैसे यहाँ पर स्टोर होके रहते हैं, ध्यान रखना है। द वैक्यूल इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, जिसका नाम क्या होता है, टोनोप्लास्ट होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, इसलिए याद रखना है कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है, नोट कर लेना। इन प्लांट सेल
द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल हो सकता है कि कभी कभी 90% पार्ट केवल वैक्यूल का ही होता है एक सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। इस वजह से प्लांट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल के अंदर, वो कहाँ होता है, पेरीफेरी में पाया जाता है। ठीक, इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस। तो टोनोप्लास्ट जो होता है वो भी क्या करता है, नंबर ऑफ आयंस को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है, एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, ध्यान रख लेना है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट करवाने का काम करता है वैक्यूल्स के अंदर। हेंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल्स जो होते हैं वो उनका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, वैक्यूल के अंदर ज़्यादा पाया जाता है इसकी तुलना में। ध्यान रख लेना अच्छे से, जो ऐसे मटेरियल है जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो सेल के काम के नहीं है, उनको क्या करवाता है ये साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ये करवाता है, मूवमेंट करवाने अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। ठीक, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उनके एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं, साथ ही उसमें ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, यानी कि वाटर का और सोल्ट का बैलेंस बनाने में। तो वाटर और सोल्ट के बैलेंस में, ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में ये हेल्प करते हैं। अगर अलग अलग सेल्स की बात करें, जैसे प्रोटिस्टा की हम बात करते हैं, प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या पाया जाते हैं, फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ये याद रख लेना, सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है फूड वैक्यूल्स कहाँ पर पाया जाते हैं, तो प्रोटिस्टा के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पर पाया जाता है आपके इसके अंदर, अमीबा के अंदर। हमने पहले गैस वैक्यूल्स की भी हमने बात करी थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना है। ये किसके अंदर, ये इससे क्या करता है, तो फॉर्म बाय द एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। जब फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है कोई प्रोटिस्टा तो उससे बनता है। प्रोटिस्टा ही क्या है आपका, एक्चुअल में जो अमीबा है वो प्रोटिस्टा का ही एग्जाम्पल है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं और फूड वैक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब पार्टिकल्स को एनगल्फ करता है तो उससे फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। एक हमने किया, एक तो हमने सेल वॉल के बारे में बात करी, बाद में हमने एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को कंप्लीट किया। अब हमारे ज़्यादा टॉपिक इस चैप्टर के बचे हुए नहीं हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट, एक न्यूक्लियस, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक बचे हैं। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक है, तो अब इसको भी हम अगले लेक्चर में, यानी कि 3-4 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे 3 से 5 लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाए। एनसीईआरटी बेस्ड, ज़्यादा टाइम टेकन नहीं है, कम से कम 2 घंटे में, लगभग 2 घंटे में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो ऐसे में आपका रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आप लाइक जरूर करें, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो साथ में ही कमेंट जरूर करके जाएं। ओके, मिलते हैं नए लेक्चर